रहमान नावल जाने इश्क कम किस्त नंबर 23 राइटर अरेज शाह। उसने रूम में कदम रखा तो शनावर बिना शर्ट के बड़े मज़े से उसके बेड पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर में अगर वो कमरे में न आता तो वो सो चुका होता। उसे तो वैसे भी आदत थी, जैसे ही बिस्तर मिले वैसे ही घोड़े बेचकर सो जाओ। लेकिन वो उसके कमरे में क्यों आया था? और पहले तो वो उसके कपड़े इस्तेमाल कर रहा था, अब उसके बेड पर भी आराम से सो रहा था। सुबह जर्शी आती थी तो ऐसे में तो उसे अपने साथ रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। थोड़ा सा तो वक्त मिलता था उसे अपनी बीवी के साथ, वो भी अपने भाई की मौजूदगी में उसके साथ नहीं गुजार सकता था। वो नंगे आदमी, उठ इधर से, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाकर सो। उसे पकड़कर उसे अच्छा खासा हिला डालता कि अगर वो नींद में जा रहा है मुकम्मल होश में वापस आ जाए। अभी हट साड़ू माल, मेरे 8 पैक से सड़ते हो, मेरे 8 पैक से सड़ते हो, तभी मैं तुम्हें नंगा लग रहा हूँ। और नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे कमरे में। और वैसे भी मैं तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आया, तो बेहतर है कि तुम मुझे यहाँ रहने दो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। उसके जुम्मानी अंदाज में छुपी धमकी को वो बहुत अच्छे तरीके से पहचान चुका था। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आए, लेकिन तुम मेरे कमरे में नहीं रह सकते, तो तुम्हें अपने कमरे में ही जाकर रहना होगा। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। वो उसे समझाते हुए उससे बोला था, तुम मुझे आडा दे रहे हो, तुम अपने बड़े भाई को आडा दे रहे हो, वो भी जो तुमसे पूरे 8 मिनट बड़ा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए जरावर शाह। वो उसे शर्म दिलाते हुए बोला था, देख मेरे भाई, मेरे बंधे हुए हाथ देख, 8 मिनट बड़ा है, 8 साल नहीं है। जो मैं तेरे इज्जत एहतराम में सारी दुनिया एक करता फिरूँ। उसे कमरे से बाहर निकालने लगा। अब वो बाकायदा उसे धक्के मारकर कमरे से निकालने पर आ गया था। सोच ले बेबी, अगर मैं उस कमरे से गया तो इस कमरे से नहीं बल्कि इस घर से निकल जाऊंगा, और फिर यहाँ पर सुबह सुबह तेरा ये जो प्यार मोहब्बत है ये यहीं रुका रह जाएगा। तू क्या चाहता है, मैं चला जाऊँ उस कमरे से? वो तंग आकर बोला, यानी अगर मैं इस कमरे से गया ना तो उस घर में मेरा एक और कमरा है जहाँ मुझे जगह मिल जाए, लेकिन तू अगर गया तो कहाँ जाएगा? सुना है तेरी बीवी भी तुझे मुंह नहीं लगाती। उसका अंदाज़ा शरारती था। लगाएगी बेटा, तू अपना बंदोबस्त कर ले, तू जा गेस्ट रूम में जाकर सो जा, उसने सोचते हुए कहा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहा। हाँ ठीक है, मैं जाकर गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। उसके बाद जो सुबह यहाँ पर ड्रामा होगा ना उसको तू देखेगा, मैं नहीं, क्योंकि ये तो तुझे पता है कि अगर मैं इस कमरे से गया तो मेरे कमरे में मौजूद हस्ती का क्या होगा। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर सब लोग उसे बुरा भला कहेंगे, तो जानता है। और तुझे ये भी पता है कि मैं यहाँ किसी तरह का कोई ड्रामा करने नहीं, मैं यहाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए है। जब तेरा मसला हल हो जाए फिर मैंने तो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। क्या मतलब है तेरा शनावर? तो इस बार हमेशा के लिए नहीं आया, ऐसा कैसे कर सकता है? तो दादा जान कितना प्यार करते हैं तो इसे, अब वो तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। और नया उसके बारे में दादा जान से बात कर चुका हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन पर ही कह दिया था कि मैं बस एक ही शर्त पर वापस आऊँगा। अगर वो मेरी बात मानते हैं तो उन्हें अनाया का फैसला करना होगा, और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझे सोने दे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो उसे कहते हुए एक बार फिर से बेड पर लेट गया था। उस बार जरावा ने उसे कुछ भी नहीं कहता, बस खामोशी से खड़ा हो गया। शनावर का यहाँ वापस आना हवेली में खुशियाँ लेकर आया था, वही उसका वापस जाने फैसला कहीं हवेली की खुशियाँ बर्बाद ना कर दें। कुछ खा क्यों नहीं रही डार्लिंग? आज तो मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मंगवाया। वो टेबल पर की चाइनीज डिशेस को देखते हुए बोला, जिसने नाम उल्टा सीधा होने की वजह से मंगवा तो ली थी, लेकिन अब उसे देखते हुए उबकाई आ रही थी। नाम तो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ लिखे हुए थे, और ये कीड़े मकोड़े ले आए, ये नहीं खा सकती मैं। मुझे इंसान वाला खाना चाहिए, परिंदों वाला नहीं। चले यहाँ से, हम इस होटल में नहीं खाएंगे, न जाने क्या क्या खिलाती होंगे ये लोग अपने कस्टमर को। निकले यहाँ से, मैं तो एक सेकंड भी यहीं नहीं रुकूंगी। वो सच में उठकर खड़ी हो गई थी, और वो जो कब से अपने कह पर कंट्रोल करके बैठा था, जब हंसा तो हंसता ही चला गया। उसने ऑर्डर से पहले उसे कहा था, जो तुम वेटर को नोट करवा रही हो वो एक चाइनीज़ डिश है, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम वो खा सकती हो। लेकिन उसने कहा कि डिज़ाइन देखें, नाम कितना प्यारा है, और नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे चिकन की कोई डिश हो। अच्छी होगी, हमें नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और अब जब उसके सामने रख दी गई थी उसका दिल ख़राब होने लगा था। ऐसी डिश तो आपके वो शेर भी ना खाएं जो हम इंसानों के लिए बनाकर रख दिया। वो उसे उठाने में कामयाब होते हुए डिश पर तबसरा करना नहीं छोड़ रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, मुझे पेमेंट करने दो, हम कहीं और चलकर कोई अच्छा सा खाते हैं। वो उसे देखते हुए प्यार से बोला था। पेमेंट क्यों करेंगे, हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो उसे देखते हुए कहने लगे, हाँ ये तो सच था, उसने तो सिर्फ मंगवा कर देखा था कि वो है क्या। खाने की गलती तो छोड़ो, दूसरी बार देखने की गलती नहीं थी। हाँ जान, लेकिन हमने उसको मंगवा तो है देखने के लिए ही सही, लेकिन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। वो सामने की पेमेंट बुक में पैसे रखने लगा। 5,000 के 3 नोट देकर उसकी आंखें
खोल गई। मतलब क्या? अब ये इंतहाई गंदा खाना 15,000 रुपए का था। मुकरश, आप कितने फजूल खर्चे, आइंदा इस होटल में कभी नहीं आ गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ ये सब कुछ मिलता है। वो उसे रोकने बात नहीं थी, जबकि वो उसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले आया था। अब उनका इरादा कहीं और जाने का था, जहाँ इंसानों वाला खाना मिल सके। वो आराम से बेड पर बैठी हुई थी। पहले लगा था शायद शनावर कमरे में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। जब वो कमरे में शाम में आई थी तो कमरे की एक एक चीज़ बिखरी पड़ी थी। अलमारी में उसका कोई भी सामान मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सारा ही ज़मीन पर था। शायद वो अपनी चीज़ें तलाश कर रहा था। उसने सही से तलाश ही नहीं ली थी, वरना अलमारी के नीचे वाले ड्रा उसकी सारी चीज़ें मिल जाती, क्योंकि अब तक अनया ने उसकी किसी भी चीज़ को उस कमरे से हटाया नहीं था। बेशक वो 4 साल से उस कमरे में बहुत आज़ादी से ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी इस बात को बुलाया नहीं था कि ये कमरा शनावर का है और जिस दिन वो वापस आएगा उसे कमरे से बाहर कर देगा। और अब तक वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। अब तक उस कमरे में उसकी वापसी नहीं हुई थी। उसका दिल चाहा कि वो अपना सारा सामान पैक कर दे और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो यहाँ से जाने से पहले अपने बहुत सारे सवालों के जवाब चाहती थी। शाम में अचानक वो इस तरह आकर उसके शौहर के ओहदे पर फैज़ हो जाएगा, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। असल में वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी थी कि उसके सामने भी नहीं आना चाहती थी। ज़रावर और शनावर में फ़र्क करना इंतहा का मुश्किल था, लेकिन हो सकता था कि ज़रावर उसकी मुश्किल आसान करने के लिए ही आया हो। चाची बेगम अक्सर गुस्से में कहा करती थी कि वो वहाँ किसी और लड़की से शादी कर लेगा और तुझे कभी पूछेगा भी नहीं। अगर आएगा भी तो तुझे तलाक देने के लिए। चाची की बात सच होने वाली थी। वो यहाँ उसे तलाक देने के लिए आया था, जो उसे आज़ाद करने के लिए आया था, उस रिश्ते से जो उन दोनों के लिए अनचाहा था। वो मुझसे उन्हीं सोचों में गुम थी कि ना जाने कब सोचों से आज़ाद कराते हुए नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई। एक बहुत खूबसूरत शाम थी। वो शाम में जितना ज़्यादा परेशान थी उस वक्त इतना ही खुश थी। मुकरश ने उसके बाद उसे हवेली जाने की बात नहीं की थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उसके इनकार के पीछे की वजह क्या है, और उसे यकीन था कि वो जल्द ही इस वजह तक पहुंच जाएगा। वो दोनों घर में दाखिल हुए तो अचानक मुकर्रश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। थक जाओगे जाने मन, अपने पैरों पर इतना जुल्म ना किया करो। इसे अपनी बाहों में भरे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जबकि उसने शर्माते हुए उसके कंधे पर अपना सर रखा। आपके दोस्त देख लेंगे। उसने एक नज़र दरवाजे पर डाली थी। उसकी वजह से उसने गाड़ी सीधी अंदर लाकर रोकी थी, ताकि वो शेरों को देखे बिना ही घर में दाखिल हो सके। हम भी तो देखते हैं ना, हम तो कुछ नहीं कहते और वो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो आंख दबाते हुए उसके लबों पर एक छोटी सी जसरत सर अंजाम दे चुका था, लेकिन दरवाज़ा बंद करने अच्छा नहीं लगता। वो फिर से बोली तो मुकरश ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। वह भी उसके बाहों में कैद थी। बेडरूम का बंद कर दें, वो सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला। यानी उसका उस ज़मीन पर उतारने का कोई इरादा नहीं था। उसकी बेकरारियों पर वो सिर्फ शर्मा सकती थी या फिर उसके सीने में खुद को छुपा सकती थी। वो सुबह सवेरे ही काम पर आ गई थी। उसने बहुत दिल से ज़रावर के लिए खाना बनाया था ना। जाने क्या हुआ था कि एक ही दिन में वो शख्स उसे अपना सब कुछ लगने लगा था। किसी थोड़े से वक्त में उसने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। और फिर वो रात जो दोनों को एक दूसरे के इतने करीब कर गई थी, याद आते ही उसके गाल सुर्ख होने लगे। वो एक ही रात में उस पर एतबार करने लगी थी। उसका इजहार मोहब्बत उसके लिए बेपनाह चाहत उसे उस पर यकीन करने पर मजबूर कर गई थी। और यमुना का इस तरह से हाथ पकड़ना उसे बहुत बुरा लगा था, जिसका इजहार भी उसने खुलकर कर दिया था। और उसे नाराज़ देखकर उसे ने कितनी मोहब्बत से उसे मनाया था, वो उसके लिए कितनी अहम थी। वो अपने हर अंदाज में उस पर जहर कर देता था, तो फिर वो क्यों उसे मोहब्बत ना करे। वो अनाया से मिलना चाहती थी, क्योंकि कल अचानक अनाया का शोहर वापस आ चुका था। न जाने उन दोनों के बीच के ताल्लुकात कैसे थे, लेकिन वो ये जानती थी कि उन दोनों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और शनावर शादी वाले दिन ही घर छोड़कर चला गया था। अनाया को लगता था कि वो जब भी वापस आएगा उसे छोड़ने के लिए आएगा। तो क्या वो उसे छोड़ने के लिए आया था? उसके दिमाग में अपनी सहेली के बारे में बहुत सारे सवाल थे, जो वो अनाया से ही पूछ सकती थी। वैसे तो अनाया के कमरे में बेधड़क कभी भी जा सकती थी, लेकिन कल रात उसका शौहर वापस आया था, तो हो सकता है वो उसके कमरे में मौजूद हो। इस तरह उसे डिस्टर्ब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने अनाया से बाद में मिलने का फैसला किया। फिलहाल तो वो ज़रावर के लिए नाश्ता बनाकर फारिग हुई, तो अब उसका इरादा उसके कमरे में जाने का था। उसे यकीन था वो बेयकीनी से उसके आने का इंतज़ार कर रहा होगा। उठ शनवर, बहुत हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं। वो उसे ज़बरदस्ती जगा रहा था, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बार बार कहने पर वो करवट बदलकर मुंह बनाते ही दूसरी तरफ हो गया। शनावर यार उठ जा, क्यों नहीं उठ रहा? 7:30 बजने वाले हैं, वो आ रही होगी और तेरी ही नींद नहीं खुल रही। उसने एक ज़ोरदार धमका
उसके कंधे पर लगाया था। बेगैरत इंसान, सीधा बोलना मेरी भाभी से मिलने की बेचैनी है, मुझे क्यों जगा रहा है? मैं तो एक तरफ सो रहा हूँ, तुम लोग वहाँ जो मर्जी करो, मैं कान भी बंद कर लूँगा। सो दे मुझे। वो उसे कहता फिर से साने पर सर रख चुका था। शनावर तो उठ रहा है, या मैं रख कर लगाऊं तुझे, निकल मेरे कमरे से, तू इस काबिल ही नहीं कि तू मेरे साथ रह सके। वो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ कर उसे जगाने की कोशिश में लग गया। अबे पड़े हट साड़ू मार, मुझे तंग न कर। एक इस घर में कोई मुझे सुकून से सोने नहीं देता, पता नहीं क्यों बुला लिया मुझे। तूने क्या मेरा सुकून तबाह करने के लिए बुलाया था? वो चिढ़ रहा था। उसे उसकी नींद से ज़्यादा कुछ अजीज नहीं था। मेरी मोहब्बत के दुश्मन क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? कौन से वक्त में मैंने तेरे साथ नाइंसाफ़ी की है जिसका बदला तू आज मुझसे ले रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे लव लेटर्स तक देकर आता था मैं, और तू जिंदगी के इस मोड़ पर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उसे अपना कोई पुराना एहसान याद करवाते हुए बोला, एहसान नहीं करता था, एक लेटर का 1000 रुपये देता तुझसे। तो इससे अच्छी तो वो अनाया जो 100 रुपये में काम कर लेती थी। वो बोलते बोलते चुप हो गया था, जबकि जरावा ने तो जैसे उसकी बात पकड़ ली थी। मतलब तू अनाया से भी ये काम करवाता रहा है, तो 100 रुपये में उसके हाथ भी लव लेटर भेजता था। वो बेयकीन सा था। नहीं मैं नहीं भेजता, वो भेजती थी अनाया के हाथ। उसने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरा। पुरानी यादें इतनी बुरी भी ना थी कि उन्हें याद करके मुस्कुराया ना जा सके। बहुत मासूम थी ना अनाया, उसे क्या पता था कि जिसके नाम का लव लेटर वो लड़की को दे रही है, आगे वही उसका शुआर होगा। वो मुस्कुराकर बोला, जबकि इस बात के जवाब में शनावा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके लफ्ज़ मासूम पर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया था, जिसके जवाब में ज़रावर कुछ नहीं कह पाया। चल हो गया तेरा, इस बात को ख़त्म कर, अब सोने दे मुझे। वो फिर अपनी बात पर वापस है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू कहीं और चला जा यार, मेरी बीवी आने वाली, समझने की कोशिश कर। बीवी नहीं मनकुआ, वो उसे घूरते हुए बोला। प्लस ज़रावर ने बालों में हाथ फेरते जवाब दिया, वाह मतलब जनाब इतने आगे निकल चुके हैं, और यहाँ मैं हूँ जो तुझे खुद से 8 मिनट छोटा समझ रहा था। बेटा तो तुम मुझसे 8 साल आगे निकला, जा क्या याद करेगा। शर्ट दे मेरी और जूते ढूंढ कर ला, वो हुक्म देते हुए बोला। तो जरावा ने 1 मिनट से पहले उसके हुक्म की तामील की थी। ये सब उसके बड़े होने की वजह से नहीं, बल्कि उसको कमरे से दफा करने के लिए था। वाह बेटा बहुत तेज जा रहे हो, एंजॉय योर सेल्फ। कल्ले कल्ले वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा, जब अचानक जरावा ने उसे थाम लिया। बेटा अब तो कमरे से बाहर जाएगा, और ये नहाना धोना बाद में होता रहेगा। अबे बंदा उसके पहले वाले काम तो कर सकता है ना। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर अपने भाई को देखा था। नहीं तो इस काम में बहुत टाइम लगाता है, तो वह भी वापस आकर। वो उसे कमरे से बाहर धक्का देते हुए बोला था। सामने से आती जरशे ने बड़ी मुश्किल से संभाली, वरना वो उससे टकरा जाता। ये कौन था? शुआर या शुहार का भाई? वो उसके बोलने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उनकी आवाज़ में ज़रा सा फर्क था जो हर कोई महसूस नहीं कर सकता था। लेकिन जरशे ने कल किया था, आइए भाभी आप इसे हमें धक्के मारकर निकाला जा रहा है, उसका बदला तो मैं बाद में लूँगा, फिलहाल तो मैं चलता हूँ। वो ट्रे में मौजूद एप्पल जूस और पानी का गिलास निकाल चुका था। पानी के साथ कूली करते हुए एप्पल जूस को एक ही सांस में पीकर वापस गिलास के ट्रे में रख चुका था। जब नीयत सैंडविच पर ख़राब हो गई, वह हैरानी से उसे देख दी, क्योंकि आवाज़ का फ़र्क ख़त्म हो चुका था। शायद कल बारिश में भीगने की वजह से वो इस फ़र्क को महसूस कर सकी थी। ये खोता सैंडविच खाकर क्या करेगा उसका, तो ये रोमांस टाइम है, तो ये भी मैं ही ले लेता हूँ। वो ट्रे में मौजूद सब चीज़ें उठा चुका था। चलो एंजॉय करो तुम दोनों। वो अपना काम ख़त्म करता वहाँ से निकल गया था, जबकि शर्मिंदा से जरशी ज़रावर के सामने खड़ी थी। उसकी शर्मिंदगी को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, इसलिए बिना उसे मौका दिए आहिस्ता से कमरे से पकड़कर कमरे के अंदर किया। ट्रे उसके हाथ से पकड़कर उसने टेबल पर रखा और खुद सोफे पर बैठता उसे अपनी गोद में बिठा चुका था। आपका भाई कितना खतरनाक है शाहजी, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, मैं आप दोनों को पहचानूंगी कैसे? उसकी पनाह में पुरस्कून से बैठी वो उससे सवाल कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए किसी के भी आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी जान शायद तुमने नोट नहीं किया, वो जब भी तुमसे बात करता है निगाह झुका कर करता है, और मैं जब तक तुम्हें अपनी आंखों में बसा न लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। वो उसका चेहरा थामते हुए जा बजा उसके चेहरे पर अपना लबों का लम्हा छोड़ने लगा। वो जो उसे ना जाने क्या क्या बातें पूछने वाली थी, सारी भूल कर उसकी जसारतें सहने लगी। उसकी आंख खुली तो वह कमरे में बिल्कुल तनहा थी। अपने स्लीपर्स पहनकर उसने शीशे की दीवार से बाहर की तरफ देखा, तो सामने वो शेरों के साथ न जाने क्या कर रहा था। बाहर जाने की हिम्मत तो इसमें भी नहीं थी, लेकिन उसका खेल उसे काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। वो हाथ में कुछ पकड़े भाग रहा था, जबकि शेर उससे कोई चीज़ छीन लेने की कोशिश में मगन थे। वो भागकर छत पर आ गई। उसे ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। कहीं कहीं वो सहम भी जाती, वो शेर उसे नुकसान ना पहुंचा, लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो दोनों उसके दोस्त थे। उसके हाथों में मौजूद शायद खाने की कोई चीज़ थी, जिसे वो पैकेट से निकलकर दोनों के मुंह में डाल रहा था। उसने बहुत गौर से देखने की कोशिश की, तो उसे अंदाज़ा हो कि उस ऊपर बिस्किट थे। शेर भी बिस्किट खाते हैं। वो हैरान रह गए
जान नीचे और बहुत मज़ा आ रहा है, वो शेरों से उसकी शनाख्त करवाने उसे नीचे आने का इशारा करने लगा। उसने फौरन दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए। उसका डर समझकर वो कहकर लगाता एक बार फिर से अपने शेरों में मगन हो गया। जब दूर आसमान पर कहीं बिजली कड़की। अरे वाह, सुबह सुबह बारिश, क्या ख्याल है जान, आज लॉन्ग ड्राइव पर चलें? उसने एक बार फिर से उसे मुखातिब किया था। मिस्टर मुकरश, आप आजकल कुछ ज़्यादा ही वेले नहीं होने लगे। जब देखो कहीं ना कहीं चलने की बात करते हैं। कोई काम काज नहीं है आपको? काम तो बहुत है डालने के, अभी नहीं बल्कि 2 महीनों के बाद जब कुर्सी मिल जाएगी तब तक तो मुझे फारिग ही समझो, क्योंकि अवाम के मुताबिक इलेक्शन के बाद ही पूरे किए जाते हैं। उसके बाद तो वो नहीं समझी थी कि वो किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो कुर्सी क्यों ढूंढ रहा था। मुकरश, आपको कुर्सी चाहिए तो अंदर से ले लें, अंदर बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई। उसने अपनी तरफ से उसकी मुश्किल को हल किया था, जबकि इसकी बात पर वो कहकर लगाकर हंसा। जान, मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए, तुम सच में बहुत मासूम, पॉलिटिक्स की कुर्सी की बात कर रहा हूँ, उसने समझाते हुए बताया था। फिर शेरों को एक तरफ करता अंदर दाखिल होते हुए थोड़ी ही देर में उसके पास चलाया था। आप क्या सियासत में? वो हैरानी से पूछ रही थी। हाँ जान, मैं सियासत में, लेकिन फिलहाल मेरा नाम इतना नहीं है कि लोग मुझे जान पहचान सकें, लेकिन इस हाल में हर किसी की नज़रों में आ जाऊंगा। बहुत मजबूती से कदम जमा लिए मैंने, इतनी आसानी से लोग मुझे नहीं निकाल सकते। बेवकूफ़, मुझे समुद्र में मौजूद छोटी मछली समझ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता मैं तो शार्क हूँ, और इस बार ये शार्क उनका पत्ता साफ करेगी। वो समझाने वाले अंदाज में कुछ सोचते हुए बोला था, जबकि वो उसकी बात को समझने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। पता नहीं कौन कौन सी बातों में लगे हुए हैं आप। भूख लगी है मुझे, चले नीचे चल के कुछ खाते हैं। वो मुंह बसुरते हुए उसका हाथ थामे उसे नीचे की तरफ ले जाने लगी, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आया था। वो उसे ज़बरदस्ती नाश्ते की मेज़ पर लेकर आया था। शनावर तो ज़बरदस्त की वाक पर जाने से पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर चुका था, लेकिन जनावर फिर उसे सब के साथ ही बैठकर नाश्ता करवाना था। वो सब लोग अपनी बातों में मगन थे, शायद उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। उसके आते ही वो सब लोग खुश हो गए थे, जबकि दादा जान तो उठकर खड़े हो गए। वो उनसे नाराज़ था और उसकी नाराज़गी जायज़ भी थी। वो हमेशा से अपने पोतों को बहुत ही मोहब्बत से रखते आए थे। पोती तो उनकी लाडली थी जो उनसे दूर हो गई थी, लेकिन उन्हें कभी भी अपने 5 पोतों को खुद से अलग नहीं होने दिया था। शनवार की तबीयत में जिद हद से ज़्यादा थी। जहाँ जरावर सुलझा हुआ था, वहीं उसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ दादा जान का अपना ही था, क्योंकि वो जो भी फरमाइश करता था वो उसे फ़ौरन पूरी कर दिया करते थे, जिस पर अक्सर उनकी मुरमा माँ नाराज़ हुआ करती थी। वह अक्सर कहा करती थी, अब्बा जान आप मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हैं, और वो आगे रोब जमा कर कहते थे कि हम अपने पोतों को बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारे बेटों को नहीं। वो औरत दुनिया से तो चली गई, लेकिन उनके बच्चे आज भी उनके लिए उनकी ज़िंदगी थे। आओ बेटा, हमें तो लगा है तुम अभी तक सो रहे हो। अरे कहाँ, मर के साहब के सब यहाँ आओ, हमारा पोता नाश्ता करेगा। तुम रात को भी कुछ बिना कुछ खाए सो गए। हम आए थे बाद में जरावर के कमरे में, उसने बताया कि तुम सोच क्यों। तुम्हारी थकावट को मद्देनजर रखते हुए हमने तुम्हें जगाया नहीं, लेकिन अब तुम आराम से यहाँ बैठकर नाश्ता करो। आराम से ही बैठकर नाश्ता करूँगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ मुझे ये झूठा प्यार दिखाने की ज़रूरत भी नहीं। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? आप मुझे 4 साल पहले बता चुके हैं, मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाकर, इसलिए अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहकर आराम से बैठ गया। शनावर बेटा, इस तरह से नहीं कहते, वो बड़े हैं, तुम्हारे बाबा जान है। वो बीच में बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे की बात लिहाज पर उन्हें लब खोलने पड़े। आई एम सॉरी, मुआफ़ कर दे मुझसे गलती होगी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो गुस्से से उठकर खड़ा होने लगा तो दादा जान ने उसका बाजू थाम लिया। नहीं बेटा मेरे बच्चे, इस तरह से मत जाओ, तुम बैठकर आराम से नाश्ता करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो एक नज़र अपने बेटे को सख्त निगाहों से घूरते हुए उससे कहने लगे। बाबा जान ने उसे देखा था, उसके नखरे तो बचपन से ही ऐसे थे, जितने इस घर में उसके नखरे उठाए गए थे किसी और के कभी नहीं उठाए गए थे। और इस बार तो गलती भी घर के बड़ों की थी, कोई उसे कुछ कह नहीं सकता था। वो अपनी मर्जी का मालिक था। 4 साल पहले अचानक उसने घर छोड़ने का फैसला करके सब घर वालों को परेशान कर दिया था, और अब वो बात बात पर यहाँ से जाने की धमकी दे रहा था। पहले तो दादा जान मजबूत थे, लेकिन शायद इस बार वो अपने लाडले पोते के चले जाने के दुख को बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए सब लोग मजबूर थे। उषा की मुआफ छोटे शाहजी, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। दरअसल बड़ी बेगम साहबा कह रही हैं कि आप नाश्ता करके उनके कमरे में आए, वो आपसे ज़रूरी बात करना चाहती है। मुलाजमा उसके पास रोक कर उससे कहने लगी। ताई अम्मी भला उसे क्यों बुला रही थी, उसे समझ ना आया। 4 साल हो चुके थे, वो एक कमरे में महदूद होकर रह गई थी, ना तो किसी से बात करती थी, ना कमरे से बाहर निकलती थी, और इन चार दीवारों ने उन्हें बीमार कर दिया था। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आकर उनसे मिलता हूँ, वो नाश्ते के दौरान बोला। तो मुलाजमा हाँ में साथ मिलाती वहाँ से चली गई।
ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।